16वें रोजगार मेले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का विजन भारत के लिए वरदान है। उनके नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का भव्य प्रयास चल रहा है। सभी क्षेत्रों में व्यापक कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का वर्तमान कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से मिटा दिया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन भारत के लिए वरदान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व में चल रहा है। सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक काम हो रहा है। रोजगार की दृष्टि से देखें तो मोदी जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या इनडायरेक्ट, अगर सीधे रोजगार की दृष्टि से देखें शासकीय सेवाओं में, तो 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को ऐसे नियुक्ति पत्र देके रोजगार दिया जा चुका है। उनमें से 51,000 को आज, 51,200 से ज्यादा रेलवे सहित विभिन्न विभागों में सीधे शासकीय सेवा में सम्मिलित किया गया है, और वो भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के। मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, योग्यता के आधार पर। इन सब नौजवानों को बहुत शुभकामनाएं। ये रोजगार केवल इनके लिए नहीं है, विकसित भारत के निर्माण में ये भी प्रधानमंत्री जी के सहयोगी के रूप में दिन और रात काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के लिए, इस सोच के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। आतंकवाद का जवाब पीएम मोदी और भाजपा के अलावा कोई नहीं दे सकता। हमने उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से, पुलवामा हमलों का जवाब एयर स्ट्राइक से दिया। ऑपरेशन सिंदूर से घर में घुस के मारा। सबसे बड़ा काम किया है मोदी जी ने, भारत को सुरक्षित बनाने का काम किया है। मैं आज फिर से आके कर जाता हूं, 31 मार्च 2026 को पूरा देश नक्सलिज्म से मुक्त होता है। और इस टेररिज्म को मोदी जी और भाजपा के अलावे कोई जवाब दे नहीं। मोदी जी को बीजेपी उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक किया। और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर घर में घुसकर मारा। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया। और मोदी जी ही विकसित केरलम के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। महिलाओं में अचानक कैंसर के कई मामले सामने आने की खबरों पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर ने कहा, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग लोगों, खासकर महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर रहा है। हम इलाज से बेहतर बचाव है के सिद्धांत पर चल रहे हैं। हमने हिंगोली में 3 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच की। उनमें से 19 लोगों में कैंसर के लक्षण दिखे। मीडिया में आई ऐसी खबरें कि बहुत से लोगों में कैंसर पाया गया है, गलत है। आंकड़ों में गड़बड़ी है। सरकार की तरफ से आरोग्य विभाग के माध्यम से 2.5 करोड़ लोगों की
खास करके महिलाओं की आरोग्य तपासनी हम लोग कर रहे हैं। इस आरोग्य तपासनी में हम लोग जो प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, ऐसा ही काम हम लोग कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से सभी लोगों की जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों को हिंगोली में 3 लाख लोगों की हेल्थ चेकअप हमने किया है। हेल्थ चेकअप करने के बाद 3 लाख लोगों में केवल 19 लोग 190 मतलब 19 लोग जो है उनके बारे में थोड़ा कैंसर का लक्षण दिखता है। बहुत सारे कुछ अखबारों में ऐसा भी आया है या कुछ मीडिया में कुछ ऐसा ही हुआ है कि कुछ बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उलट सुलट जो कुछ जो अखबारों में कुछ खबरें है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंगोली में 3 लाख जो हम लोगों ने तपासनी की मतलब चेकअप किया है, चेकअप किए है 3 लाख महिलाओं की, उसमें सिर्फ 19 महिलाओं को कैंसर का लक्षण है। बाकी सभी लोगों को हम लोग प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर इस माध्यम से अवेयरनेस कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी तरह से आरोग्य की सहायता कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में चेकअप हो जाएगा? पूरे महाराष्ट्र में 4 फरवरी से हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी मुहिम शुरू की है कि जिसके माध्यम से राज्य में 2.5 करोड़ जो महिला है वो ग्रामीण महिलाओं की आरोग्य की तपासनी हम लोग कर रहे हैं। और बहुत अच्छी तरह से हम लोग लोगों की आरोग्य तपासनी, उसके माध्यम से उन लोगों में अवेयरनेस, अपने हेल्थ के बारे में उन लोगों को जो कुछ सुझाव चाहिए उसके लिए हम लोग घर घर पहुंच के लोगों को अच्छी तरह से सहायता करें और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, ये जो मुख्य मूल मंत्र है वो अच्छी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग लोगों में जाके अच्छी तरह से उनकी हेल्थ चेकअप करें। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट को नकदी से भरे बैग के पास बैठे हुए दिखाने वाले एक कथित वायरल वीडियो पर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, पूरा महाराष्ट्र इस तरह के वीडियो को देखकर स्तब्ध है। अगर कोई विपक्षी नेता ऐसी स्थिति में पाया जाता है तो वह सीबीआई और ईडी द्वारा कई जांचों के अधीन होगा, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। लोग इस महायुति सरकार से परेशान हैं। क्या वे केवल विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो है वो। जिस प्रकार वो वीडियो सामने आया है, पूरा महाराष्ट्र एक प्रकार से विचलित है, दुखी है कि ऐसे एक विधायक जिनको हम जनता की सेवा करने के लिए चुनते हैं, वो अपने कमरे में बैठ के धड़ल्ले से सिगरेट पी रहे हैं। एक बैग रखा है जिसमें करोड़ों या लाखों रुपए कैश के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब विपक्ष खुलेआम इसका विरोध करता है तो सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई जांच नहीं होती है। कोई विरोधी पक्ष का नेता अगर रहे, उसके पास अगर इतने पैसे पकड़े जाएं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स न जाने कौन कौन आकर इंक्वायरी शुरू कर देगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, घंटों पूछताछ होगी। लेकिन संजय सिरसाट से न कोई पूछताछ हो रही है। वो पैसा किसका है, वो क्या विषय है, कोई इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। इसका ये साफ मतलब है कि जो महाराष्ट्र में एक नारा लगा था कि 50 खोखे एकदम ओके, मतलब 50 करोड़ और बिल्कुल एकदम ओके, तो ये करोड़ों की सरकार है। ये सरकार लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई है, लोगों को लूटने के लिए बनाई गई है। जवाब कौन देगा कि ये पैसे किसके हैं? और खबरें ये भी हैं कि कुछ ही दिन पहले अभी इनकम टैक्स की नोटिसेस भी इन लोगों को आ रही हैं। तो ये क्या हो रहा है? मतलब इनके पैसे हैं, किसके पैसे हैं, भ्रष्टाचार के पैसे हैं, विधायक तक कैसे पहुंचे, वीडियो किसने डाला, पूरी अंतरकलह की सरकार नजर आ रही है। एक सर्कस चल रहा है। कोई विधायक किसी को खुलेआम बॉक्सिंग मार रहा है, उसके ऊपर सिर्फ एक छोटी सी एनसी की जा रही है। यही आम जनमानस अगर कहीं लड़ाई करता है तो बाकायदे एफआईआर करके गिरफ्तारी की जाती है, कोर्ट से बेल होता है। लेकिन जब विधायक करे तो उस पर कोई जानकारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये जो महाराष्ट्र में इस समय महायुति की महाभ्रष्ट सरकार काम कर रही है, लोग परेशान हैं, लोग इससे निजात पाना चाहते हैं। हम विपक्ष में हैं तो हम सरकार से यही सवाल करेंगे कि आप अपने विधायकों पर कार्रवाई कब करेंगे? क्या केवल सारी कार्रवाई विरोधियों पर ही करेंगे, उन्हें ईडी सीबीआई से पकड़वा के जेल भेजेंगे, कि अपने लोगों पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? पंजाब के सीएम भगवंत मान के पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, भगवंत मान सत्ता और अहंकार के नशे में चूर हैं और उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। उनका बयान अशिष्ट और बेशर्मी भरा है। जो एक राज्य पर शासन नहीं कर सकता, वो उस व्यक्ति पर बयानबाजी कर रहा है जिसे देश की जनता ने 3 बार चुना है। भगवंत मान सत्ता और अहंकार के नशे में झूम रहे हैं। उन्हें खुद मालूम नहीं वो क्या बोल रहे हैं। ओछापन,
घटिया बयानबाजी वो व्यक्ति कर रहा है जो मुख्यमंत्री के तौर पर स्टेट के हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल है। उनका बयान शर्मनाक है, असभ्य है, हास्यास्पद है, जिनसे राज्य नहीं संभल रहा, पंजाब के नौजवान नहीं संभल रहे। वो ऐसे व्यक्ति पर प्रश्न उठा रहे हैं जिन्हें देश की जनता ने 3 बार बहुमत से प्रधानमंत्री चुना है, जिनका 25 साल का सार्वजनिक जीवन का बिना कलंक का कार्यकाल है, जिनकी चमक और धमक आज पूरा विश्व गूंज रही है। उस मोदी जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, पूरा विश्व मोदी मोदी कह रहा है, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने जमानती मालिक केजरीवाल और सिसोदिया को खुश करने के लिए घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, और अमित शाह जी पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे थे, जिनका गृह मंत्री का कार्यकाल देश के अंदर आतंकवादियों पर बिजली की तरह गिरा, जिन्होंने नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। आपके आका तो बेल पर हैं और जेल से आए हैं। उनको खुश करने के लिए ऐसी होची राजनीति बंद करें। राज्य के अंदर रोज गैंगस्टर हत्याएं कर रहे हैं, कलाकार, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा। हर जगह पर रोज पंजाब के अंदर अस्थियां और अर्थियों की यात्रा निकल रही है। भगवंत मान साहब, आप भूल गए होंगे कि जर्मनी में कौन शराब पीकर गिरा था और उसकी लाज किसने बचाई थी? खुद मोदी जी सामने आए थे ताकि देश की, पंजाब की किरकिरी ना हो जाए। मोदी जी पूरे विश्व के अंदर भारत का अखंड परचम लेकर दिग्विजय भारत बनाने के लिए निकले हैं। उन पर ऐसी टिप्पणी करना हास्यास्पद है और शर्मसार बयान है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, आज मैं जोरबाग आया हूं। चुनाव प्रचार के दौरान मैंने यहां के लोगों से वादा किया था कि अगर उनका मतदान प्रतिशत ज्यादा होगा तो उनके लिए और काम किए जाएंगे। यहां के लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया। आज मैं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ यहां आया हूं और लोगों की शिकायतें सुनी। यहां हर साल लोगों को जिस जल भराव का सामना करना पड़ता था, इस बार वो नहीं हुआ। जोरबाग में आए हैं। जोरबाग को मैंने ये इलेक्शन में रिक्वेस्ट किया था कि आपका वोटिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो आपके यहाँ पे काम भी ज़्यादा होंगे। इन्होंने वोटिंग का अपना रिकॉर्ड बनाया, तो इसलिए सारे एनडीएमसी अधिकारियों के साथ में यहाँ पर आए हैं। सभी जो उनके इश्यूज थे वो हमने सुना, सारे अधिकारियों को बताया और वो हम उसको बहुत जल्दी पूरा भी करेंगे। अभी जो बारिश हुई थी वहाँ पे, जो हर साल यहाँ पे पानी भरता था, इस साल नहीं भरा, तो पूरा डिसिल्टिंग का काम, पार्कों में प्रूनिंग का काम, सारा रोड के ऊपर में काम, ये सारे काम कर रहे हैं। सीलमपुर इलाके में इमारत गिरने की घटना पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 2-3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन यहाँ काम पर है। हमने अन्य इमारतों के गिरने के डर से आसपास के घरों को खाली करा दिया है। गोपाल राय और केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लोकल लोग सुबह से मदद कर रहे हैं। नगर निगम लगा हुआ है, एनडीआरएफ लगा हुआ है। 2 लोगों को हम बचा नहीं पाए, 4 लोग अभी अस्पताल में और खतरे से बाहर है। 2-3 लोग और अभी और मलबे के अंदर हो सकते हैं, ऐसा आशंका है, ऐसा डर है। लेकिन वो 1.5 फुट की गली है, उसमें मशीनें नहीं जा सकती। मलबा हाथों से हटाना पड़ रहा है, सब लोग हाथों से निकाल रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग अंदर जा भी नहीं सकते, मलबा बहुत धीरे धीरे निकल रहा है। राहत कार्य बहुत ही दुष्कर है। और ये पूरा इलाका अगर आप अपने कैमरे में देखेंगे, घर एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं।
हमें ये डर है, हमने आसपास की बिल्डिंगें खाली कराई हैं। डर ये है कि एक मलबा हटते ही अगल बगल के 2-3 घर और गिर सकते हैं, इसका डर है। तो सवाल ये उठता है कि 15-15 साल कुर्सी पर जो लोग बैठे थे, ये कैसा भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला गया। अंत में गरीब आदमी जान दे के अपनी कीमत चुका रहा है तुम्हारी चोरी की, तुम्हारे भ्रष्टाचार की। इससे पहले मुस्तफाबाद में घर गिरा, मैं वहां भी गया। यहाँ पर अभी सीलमपुर में वेलकम में जनता कॉलोनी में घर गिरा है, मैं यहाँ पे आया हूँ। कौन है यहाँ के 15-15 साल से नेता बन के बैठे हैं? कौन यहाँ पे रहनुमा बनकर बैठे हैं? कौन लोग यहाँ पे सत्ता में थे जिनकी आंखों के नीचे इस प्रकार का भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला गया? गरीब आदमी मर रहा है, गोपाल राय गायब है। मैं कहता हूं इस हत्या की जिम्मेदारी गोपाल राय के सर पर है, केजरीवाल के सर पर है। 15-15 साल से आप लोग कुर्सी पर बैठ के इस प्रकार का भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला, आज भाग गए आप इलाका छोड़ के। आपको यहाँ पर आके देखना चाहिए कि तुम्हारे हाथ इस खून से रंगे हुए हैं, गरीबों के खून से, और ये भ्रष्टाचार है जिसकी कीमत दिल्ली का गरीब आदमी चुका रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी का कहना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयास करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। उन्होंने जो किया है उससे क्या लाभ हुआ है, उन्हें सदन में पेश करना चाहिए कि उनके द्वारा राज्य में कितना निवेश किया गया है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर निवेश की प्रयास करते हैं तो अच्छी बात है, साधुवाद, स्वागत योग्य। पर इससे पहले ये खुद भी 3-4 बार विदेश गए, क्या आया, कितना खजाने में लाभ हुआ, कितने रोजगार मिलेंगे। इससे पहले इतनी इन्वेस्टर मीट हुई, इससे पहले इंदौर में एक अभी बड़ी इन्वेस्टर मीट की थी, 8वीं 9वीं जो भी। इससे पहले अलग अलग रोज पंजाब जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। स्वाभाविक है, आप इतनी मेहनत कर रही है, इसका लाभ क्या हो रहा है, उस लाभ को लेकर भी तो व्हाइट पेपर आना चाहिए प्रदेश के सामने, जनता के सामने, सदन में रखें कि हमने इतनी निवेश किया, इतना आमंत्रण किया, इतना निवेश आया, इतना जमीन पे उतर गया, इतना रोजगार मिला। जब हमने प्रश्न पूछा कि रोजगार कितना आया, तो वो तो इनके 30 लाख जो बेरोजगारी थी उसमें से 2 लाख आई, साल की अभी 2,20,000 बताई थी, विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में है। तो इनके प्रश्न बताते हैं इनकी एक तरह से अकर्मण्यता को। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा पश्चिम बंगाल के लोगों को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिए जाने पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कोई भी बंगाली कश्मीर नहीं जाएगा। मैं ये पार्टी की मान्यता के कारण कह रहा हूँ, उन जगहों पर न जाएं जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो जम्मू जाएं। हत्या से पहले शरीर के अंगों और सिंदूर की जांच की गई थी। हिमाचल प्रदेश जाएं, ये देवभूमि है। उत्तराखंड और ओडिशा जाएं। हमें देश के सभी हिस्सों का दौरा करना चाहिए। मैं बंगाल के लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि वे मुस्लिम बहुल इलाकों में न जाएं। आपकी जान आपकी प्राथमिकता है। अपने जीवन, बच्चों और महिलाओं की रक्षा करें। कोई बंगाली कश्मीर नहीं जाएगा। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, मैं देखिए आउट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, मैं पार्टी एफिलिएशन में नहीं बोलता हूं, ये बीजेपी का एमएलए नहीं। मैं जिस तरीके से बीटन अधिकारी का वाइफ, समीर गुह जी का वाइफ का आंसू देखा ना, मैं उनको सुझाव दे दिया, भाई जहां मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। कश्मीर जाना है तो जम्मू जाओ, कश्मीर जाना है तो जम्मू में जाओ। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है मत जाओ। अपने कपड़ा खुल के और सिंदूर देख के चुन चुन के मारा है। हमारा हिमाचल प्रदेश है, जाइए ना, देवभूमि है। उत्तराखंड जाइए ना, जाइए उड़ीसा जाइए, पूरा देश घूमना चाहिए आप लोग को। फॉरेंसिक भी आदमी रहा है, लेकिन बंगाल में मैं पर्सनल, मैं एक सेंसिबल सिटीजन हूं। मैं एयरपोर्ट में बीटन अधिकारी जी का वाइफ, समीर गुह वाइफ, जो मुझे बताया आप लोग का सामने, और उनका जितना भी आंसू देखा है ना, मैं बंगाली लोग को बता रहा हूं, आप मुसलमान जहां है ज्यादा मत जाइए। जान पहले, अपने जान को रक्षा कीजिए, छोटा छोटा बच्चा को रक्षा कीजिए, दीदी बहन को रक्षा। पश्चिम बंगाल के एलओपी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का कहना है, उन्होंने ये भी कहा है कि यह उनकी निजी राय है, इसका पार्टी के रुख से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, इसलिए हम कश्मीर जाएंगे। कश्मीर हमारा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने कश्मीर को एक अलग नजरिए से देखा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, ममता बनर्जी पूरे समाज को धर्म के नाम पर बांट रही हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग साथ रहें और कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, और आने वाले दिनों में सीमा भी बढ़ेगी। पाक अधिकृत कश्मीर भारत के लोगों की मांग है। सांसद ये भी बोला है ये उसका निजी मत है, पार्टी का स्टैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। कौन सा पर्सपेक्टिव में शुभेंदु अधिकारी जी ऐसा बयान दे दिया कि हमें इसका जानकारी नहीं है। पिछले 42 साल से मेरा जो राजनीतिक जीवन है, हम तो हिंदुस्तान में जहां भी गया, पार्टी का कार्यकर्ता के एक ही स्लोगन था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो डॉक्टर मुखर्जी ने श्यामा कश्मीर के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो कश्मीर में हम लोग तो जाएंगे, कश्मीर हमारा है। कश्मीर का साथ भारत का क्या लगाव है और कश्मीर का इतिहास क्या है, कौन से ऋषियों को जन्म दिया कश्मीर, ये सबको मालूम है। लेकिन दुर्भाग्य स्थिति यही है कि स्वतंत्रता का बाद कांग्रेस का जितना लीडरशिप था वो कश्मीर को दूसरे नजरिया से देखा है, वो होना नहीं चाहिए था। और जहां तक पश्चिम बंगाल की सवाल है, पश्चिम बंगाल में ममता जी धर्म के नाम पर पूरा समाज को बांट रहे हैं। ममता जी का कैबिनेट मिनिस्टर खुलेआम बयान दे रहे हैं दावत इस्लाम का। एक कैबिनेट मिनिस्टर विधानसभा कैंपस में खड़े होकर बोल रहे हैं हम दो हमारा दो नहीं, हम दो हमारा चार होने का समय आ गया है। एक विधायक मुर्शिदाबाद जिला में खड़े होकर बोल रहे हैं यहां हम लोग 70% है, जब चाहे 30% हिंदू को 1 घंटे में काट कर भागीरथी में बहा देंगे। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर का साथ खड़ा होकर अगर उमर अब्दुल्ला जी ने ये बयान देते हैं ये सब लोग कश्मीर में आए वो सुरक्षित है और बाहर निकल के वो लोग भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ठहराएंगे, और ये मोदी जी का कारण, भारत सरकार का नीतियों का कारण 370 हटाने का बाद आज कश्मीर का जो विकास हो रहा है दैट इज विजिबल। तो इस संदर्भ में उन्होंने बोला हो, और उन्होंने ये भी बोला है ये उसका निजी मत है। ये तो है, अगर बीच बीच में सुरक्षा से आप सीआरपीएफ से मांगोगे, सिर्फ सेना से मांगोगे, और स्टेट गवर्नमेंट का भी तो कुछ दायित्व बनता है। लोग चुनकर जिसको लाया, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, उसको भी देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रेडिकलाइजेशन बंद करना की काम उसी का है। किसी न किसी का तो साथ था उस जगह पर, नहीं तो घुसा कैसे घुसपैठ, ये देखने का बात भी तो उमर अब्दुल्ला जी का था। फिर भी हम लोग चाहते हैं सब एक साथ रहे, मिलकर रहे, और कश्मीर भारत का था, कश्मीर भारत का रहेगा, और आने वाला दिन में आपका सीमा भी बढ़ेगा। ज्यादा दिन वो आजाद कश्मीर बोलकर पाकिस्तान अपना जगह नहीं ले सकेगा। पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है ये भारत की जनता का मांग है, उसका दिल का धड़कन है ये, वो उसको भारत के अंदर देखना चाहते हैं और वो देख कर रहेगा। खूंटी में स्कूली बच्चों द्वारा बांस की सीढ़ी के सहारे ढहे पुल को पार करने के बारे में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, राज्य में भारी बारिश हुई है, संबंधित विभाग पुल की मरम्मत के काम में लगा है। लोग समझते हैं कि ऐसे कामों में समय लगता है। ये सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है और जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। देखिए, जनादेश इनको विपक्ष का मिला है तो विरोध में ही बोलेंगे। उनको याद दिला दीजिए कि 7 वर्षों में रांची से जमशेदपुर का सड़क ये नहीं बनवा पाए थे। इनको याद दिलवा दीजिए कि जब मांडर से पहले मुरगू एक जगह है, वहां एक छोटी सी पुलिया है, कलवट बोल सकते हैं आप उसको, बड़ा 9 साल लग गए थे नेशनल हाईवे को बनाने में, अभी जाके 4 महीना पहले वो बना है। तो इनकी कार्यशैली क्या है ना, कार्य संस्कृति क्या है और कितनी क्षमता है, हम लोगों ने देखा है। बारिश, भारी बारिश हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। गुजरात में तो कई शहर जलमग्न है, कितने पुल टूट गए, कितने बह गए।
आज जो गुजरात में एक पुल बह गया जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं सामने, बनासकांठा या कहां पर है, पहले पूछिए उनसे कि वो पुल बन गया क्या, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो गई क्या? मोरबी में अब पुल गिर गया था तो क्या त्वरित कुछ जादू हो गया था क्या? अरे कोई चीज में समय लगता है, तकनीकी चीज है, उसको फिर से एक वैकल्पिक व्यवस्था देने में कुछ समय लगता है और वो लोग समझते हैं। अब भाजपा को क्यों बेचैनी है भगवान जाने। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है और इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई होती है। विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है, बहुत जल्द एक वैकल्पिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।